तो पंजाब इस चीज़ के लिए पहले ज़्यादा जाना जाता था कि गली-गली, घर-घर में नशा पंजाब की गलियों में था, स्कूल तक में पहुँच गया था। और अब धीरे-धीरे हरियाणा की भी यही हालत। कारण आप अगर इसी गलियों में निकलेंगे ना सर, केवळ हरियाणा संख्येचं के नाव जो घेणे छोटी इसी फॉलो कॉलोनीज़ हैं, गाँव हैं, तो आपको 8th, 9th, 10th फॉलो क्लास करा के बच्चे सामूहिक रूप से धूम्रपान करते हुए मिल जाएँगे। आला आप ये देखिए कि आम्ही देखता हूँ मोरालिटी, मोरल लेवल पे क्या जगह पण आता अभी यांनी जर जहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, हमारे ही स्कूल के बिल्कुल पास पश्चिम 400 बंगाली मीटर भी केले मैं कहूँगी 100 मीटर की दूरी पर एक शराब का ठेका है सर यहाँ। बात करून जबकि टाकते अगर ना रूल देखे जाएँ एजुकेशन डिपार्टमेंट के तो स्कूल्स के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई इस तरह की दुकान नहीं होनी चाहिए। बच्चों से दूर रखी जानी चाहिए ये चीज़ें, बल्कि मैं तो कहती हूँ शहर के बाहर होनी चाहिए। शहर का माहौल भी इनसे खराब होता है। तो एक तो नशा मुंबईत बहुत पहुँच रहा है युवाओं में और कितने मतलब 14 से लेकर 21 साल की उम्र के बीच में डेथ है। तिकडे गेला युवा लड़कों की डेथ, कोणी घेत जवान पले-पलाए बच्चे जो हैं वो घाणा नशे की उसमें आकर मर रहे हैं। कदाचित आप ये देखिए देश कहाँ जा रहा है फिर। हाँ, ऐसा नहीं है, बच्चे बहुत ऐसे वाईट भी हैं जो बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिकली उनको बहुत मदद की ज़रूरत है एक तरह से। केलं पेरेंट्स सांगतात की नौकरियाँ नहीं है, फीस नहीं भर पाते हैं, अच्छी किताबें नहीं खरीद पाते हैं, अच्छा मटेरियल उन तक नहीं पहुँच पाता है। जो पुरानी गवर्नमेंट लाइब्रेरियाँ भी हैं, उनकी भी बिल्डिंग ऐसी हो गई है कि टूट रही हैं। तो कोई ऐसी जगह नहीं है, आप प्राइवेट लाइब्रेरीज़ में जाकर पे करके पढ़ने की हालात बच्चों के हैं नहीं। स्कूल्स में भी एक लिमिटेड टाइम के लिए बच्चा होता है, तो कितना वो लाइब्रेरी को यूज़ कर लेगा। हाँ, कुछ बच्चे हैं जिनका रीडिंग में रुचि है, तो वो चले जाते हैं फिर भी। लेकिन सरकार की तरफ से कोई किसी तरह की पहल हुई हो, यहाँ तक कि आपके आस-पास अगर कोई प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र भी है ना सर, तो लोग उसके बारे में कम अवेयर हैं, उसकी पब्लिसिटी नहीं होती है, कि अगर आप है तो आपको मुफ्त में यहाँ दवाई मिल जाएँगी, आप यहाँ जाके ले लीजिए। लोगों तक सूचना पहुँचती ही नहीं है। तो सूचना तक लोगों की पहुँच बहुत कमज़ोर है आज के दौर में भी, जबकि हम सूचना और प्रौद्योगिकी का इतना ढिंढोरा पीट रहे हैं। ठीक है सर? यही कहना बिल्कुल चाहूँगी एज़ अ टीचर तो मैं भी जी। जी, जी, जी। और किसानों का क्या हाल है वहाँ? मतलब हमने तो देखा कि जनवरी में आंदोलन जो हुआ, छोटा उसको दबाने किसान है सर देखिए, किसानों का तो अगर मैं बताऊँ क्योंकि अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ पे अमेरिका से एक रिसर्चर आई हुई थी, सोशियोलॉजी की टीचर है वो। हम लोग खुद मैं उनके साथ रही 3 महीने हमने हिसार और हरियाणा के आस-पास के गाँवों का और उन किसानों का जो बहुत गरीब एक किसान है जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं, जो किसी और के खेत पे काम करता है, जिसे हम यहाँ पे कहते हैं पाड़ी। है ना? वो साथ में मिलके काम वो करता है, ज़मीन किसी और की होती है। तो जो छोटे किसान जिनके पास 1 या 2 किल्ले ज़मीन है, टेक्नोलॉजी की तरफ उनकी रीच आप लगभग ज़ीरो के बराबर माने बहुत पुराने तरीके से ही आज भी खेती की जाती है, जिससे कि खेती पे खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा जो खेती की नई-नई तकनीक है, क्योंकि हिसार में तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ के साइंटिस्ट काफ़ी एक्टिव हैं, रेडियो स्टेशन के थ्रू लोगों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर भी किया जाता है, नए बीजों के बारे में। लेकिन सरकार कोई सस्ता बीज ग किसान को मुहैया करवा दे, वो नहीं है। बहुत महँगे दामों पे बीज खरीदना पड़ता है, वो भी कई बार क्या होता है, बांझ बीज हो जाता है। तो वो सारी मेहनत जो सिंचाई की है, ज़मीन को तैयार करने की है, वो सारी मेहनत खराब जाती है। तो एक गरीब किसान तो बहुत घाटे में है सर और अधिकतर ये ट्रेंड देखने को आ रहा है कि कोई भी किसान ये नहीं चाहता कि उनकी आने वाली पीढ़ी खेती करे। तो आप ये समझ लीजिए आने वाले समय पे किसान खेती को क्विट करने वाला है, तो क्या हालात होने वाले हैं? बिना एग्रीकल्चर के इंडिया की क्या हालत होगी? प्रोडक्शन की ज़रूरत है। लेकिन खेती में कोई मुनाफ़ा नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आप ये बिल्कुल आने के 10 साल बाद आप देखेंगे कि बहुत कम खेती में जो परसेंटेज है वो बहुत डाउन आने वाला है। हरियाणा जो कि मतलब बहुत ज़्यादा खेती पर आधारित है, लेकिन हमारा सर्वे ये बताता है और बहुत जल्द हम सर्वे की रिपोर्ट भी हमारे पास आ जाएगी। उसमें यही आया कि आने वाली जो पीढ़ी है वो खेती नहीं करना चाहती है। तो अगर वो खेती नहीं करेगी तो कौन करेगा? देखिए, आज का दौर ऐसा है कि मशीनरीज़ का इस्तेमाल करते हुए खेती की जानी चाहिए, बदलाव आने चाहिए। ये सारी बातें अलग-अलग राज्यों की सरकार में की जाती है। लेकिन आज अगर हम देखते हैं कि जहाँ मतलब 70% हमारा ग्रामीण इलाकों में जो समाज बसता है, वो खेती पर निर्भर है, लेकिन आगे आने वाली जो उनकी जो पीढ़ियाँ है, वो खेती बिल्कुल नहीं करना पसंद है। नहीं चूँकि जो करना खेती चाहते कर हैं। रहे हैं उनके माँ-बाप
वो भी पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन मोड में चले गए। वो भी उनके लिए भी निराशाजनक परिस्थिति है। ऐसे इसमें जो दावे किए जाते हैं केंद्र सरकार की तरफ से या फिर राज्य सरकारों की तरफ से, वो मैच नहीं होते कहीं। असल में वास्तव अलग है, दावे अलग है। मैडम। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हो सर। वास्तविकता, मुझे नहीं लगता बहुत से लोग वास्तविकता से परिचित है इस समय पे। झूठे आंकड़ों के बिहाफ पे कुछ भी कह दिया जाए वो अलग बात है, पर जो ज़मीनी सच्चाई है वो तो ज़मीन पर आकर ही पता चलती है। अभी आप, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि हरियाणा के और पंजाब के किसान कितने लंबे समय तक सड़क पे रहे, 1 साल। वो 1 साल जो पुरुष जो था, घर का पुरुष, वो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ था और हम महिलाओं ने उनके पीछे से घर भी सँभाले और खेत भी सँभाले। और हम में से कइयों के जो रिश्तेदार थे वहाँ पे, उनकी मौतें भी हुई। कोई सरकार, आप जानते हैं इस समय पे बीजेपी सरकार ने उन किसानों के साथ वहाँ क्या व्यवहार किया था, और जो मरे भी हैं, उनके घर में वो घर कैसे चल रहा होगा इस समय पे, उनका कोई हवाला लेने वाला कम से कम हमारी राज्य या केंद्र सरकार में से तो कोई था नहीं। हाँ, हमारे यहाँ के किसान यूनियन के नेता रहे बहुत सारे, उन्होंने तो फिर भी सँभाला, आज भी सँभाल रहे हैं। छोटी से छोटी जो ज़रूरतें हैं परिवार के अंदर की, वो लोग मदद कर रहे हैं पूरी करने में, सरकारें नहीं आ रही हैं। तो इस समय पे हरियाणा के किसान, जवान और जो खिलाड़ी हैं हमारे, हम लोगों को बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है सर। जो सरकार बलात्कारियों को बचाती है, विनेश फोगाट, हमारी जो लड़कियाँ, इतनी टैलेंटेड बेटियाँ हमारी जो खेलों में जाती हैं, आप ये बताइए कैसे एक बेटी को खेल में भेज दे कोई माँ-बाप? कैसे मिलेंगे इस देश को खिलाड़ी, ओलंपिक खिलाड़ी? नहीं मिल सकते ना। किस विश्वास पे माँ-बाप अपने बच्चों को भेजें? जबकि विनेश फोगाट और इनका एक्सपीरियंस हमें ये बताता है कि वहाँ आगे जाके उनके साथ क्या होने वाला है। और अभी आप ये देखिए, प्रियंका चोपड़ा की एक फ़िल्म भी आ रही है विनेश फोगाट जी की लाइफ़ के ऊपर। उसका ट्रेलर अभी रिलीज़ हुआ है, जिसमें वो खुद ये डायलॉग कहती हुई दिखाई दे रही है कि हमारे कोटे के पैसे पे तो मिनिस्टर्स होटलों में रहते हैं और उनको डॉर्मिटरी में ठहराया जाता है ओलंपिक प्लेयर्स को। तो देखिए, आप बच्चों को आप खाना नहीं खिला सकते, आप उन्हें सोने की जगह नहीं दे सकते और आप देश के पालनकर्ता बनने का दावा करते हो। आप उनके माँ-बाप ही बन के दिखा दो, देश के पालनकर्ता तो दूर की बात है सर। हम एज़ ए टीचर जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके माँ-बाप से ज़्यादा हम उन्हें अपना मान के पढ़ाते हैं, जिसके एवज़ में हमें बड़ी मामूली सी सैलरी मिलती है। मंत्रियों को तो बहुत पैसा मिल रहा है, फिर भी इन्हें मतलब कमी पड़ती जा रही है कि हमारे बच्चों के हिस्से का खाना, रहना, पानी सब ले लेते हैं लोग। कहाँ जाके रुकेगी सर ये देश? एक गरीब देश को उसके ही नेता लूट लेते हैं। मतलब मुझे बहुत शर्म आती है ऐसे नेताओं को देश के नेता कहते हुए। एक अध्यापिका और एक महिला, एक माँ होने की जगह से मैं ये बात कह रही हूँ। जी, बहुत शुक्रिया, क्योंकि अध्यापक तो कहीं सारे होते लेकिन अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते या वो डर जाते हैं। डर का माहौल खत्म हो और अपनी बात कहने का धड़स हर कोई देखिए सर, एक बात मैं लगाए, ये ये कहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मनोज जी, एक सॉरी बुरा मत मानिएगा, मैं डर की अगर बात कहूँ ना सर, तो सर जब डर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना सर, तो इंसान डर से डरना बंद कर देता है। और जब ज़िंदगी मौत जैसी हो जाती है ना सर, तो डर अपने आप कहता है तो सर डर नहीं है अब हमें, क्योंकि ज़िंदगी मौत से बदतर है, तो मौत का क्या डर है सर? डर नहीं है सर हमें किसी तरह का। हम डर से आगे निकल चुके हैं और हम औरतें जो इतनी तरह के इतने घिनौने बलात्कारों की शिकार हो चुकी हैं, हमारे अंदर का डर निकल चुका है सर। हम मरने को तैयार हैं। हम तो फेस करना चाहते हैं उन दरिंदों को और उन दरिंदों को बचाने वाली सरकारों को सर। देखते हैं सर क्या जिनको हमने पैदा किया है, वो किस मुँह से हमारे सामने आते हैं, वो हम भी देखना चाहते हैं ना सर। ये मैं बहुत बहुत सीधी-सीधी एक बात बोल रही हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रगति सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका।